जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों को लगातार कक्षाएं मिल रही है, हिस्ट्री की क्लास, ज्योग्राफी की क्लास, हिंदी की क्लास, सभी क्लासेस लगातार मिल रही है। और साथ ही आप लोगों को हमने हिस्ट्री की भी शुरुआत कर दिया था। हिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर की शुरुआत हो चुकी थी और हमने 2 क्लास में आप लोगों को इतिहास के बेसिक के बारे में भी बता दिया था। साथ ही चैप्टर की भी शुरुआत हमने कर दिया था कि किस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद फैला था। आज लेक्चर 3 है। हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, इस चैप्टर का शुरुआत हमने कर दिया था। पिछले 2 क्लास में हमने आप लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में बता भी दिया था। पिछले 2 क्लास में हमने आप लोगों को बताया था लुईस 16वां के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो बताया था कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है यूरोप, कैसे राष्ट्रवाद यूरोप में फैला। लुईस 16वां के बारे में बताया था। लुईस 16वां कौन था? एक निरंकुशवादी शासक था। ठीक है, और फ्रांसीसी क्रांति के भी बारे में बताया था हमने कि 1789 का जो फ्रांसीसी क्रांति है ये किस तरीके से हुआ था, इसके बारे में बताया था। 2 टॉपिक हमने कवर कर लिया था पिछली 2 क्लासों में। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे नेपोलियन बोनापार्ट को, साथ ही मेटरनिख की भी चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने हमारे अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के क्लास को शानदार तरीके से। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट को जानिए। हमने 2 क्लास में आप लोगों को बताया था किस तरीके से फ्रांस में निरंकुशवादी शासक लुईस 16वां का अंत हुआ और राजगद्दी पर अब आएगा नेपोलियन बोनापार्ट। और इसने किस तरीके से फ्रांस के पूरे नक्शे को बदल दिया, पूरे तरीके से बेहतरीन तरीके से फ्रांस के में राजनीतिक सुधार किए। इस चीजों के बारे में आज के क्लास में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो फिर समझते हैं हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट को। यही व्यक्ति है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को। समझिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को। इन्हें रिलेट कीजिएगा, हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त को। और यहाँ पे रिलेट करना क्या है, समझना क्या है? 1769 ईस्वी। बच्चे लोग ईस्वी में काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इनका जन्म हुआ 15 अगस्त 1769, कैसे याद रखें? इसको रिलेट कीजिएगा। ये जो 1769 ईस्वी है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो 100 साल पहले, महात्मा गांधी के जन्म के 100 साल पहले किनका जन्म हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी के जन्म के 100 साल पहले किनका जन्म हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। यानी नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ? 15 अगस्त 1769 को। ठीक है, और नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन का नाम क्या था? नेपोलियन दी बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन का नाम क्या था? नेपोलियन दी बोनापार्ट। ठीक है, ये था इनके बचपन का नाम। और फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहा था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में 1789 में जो हुआ, उस समय से उससे पहले उसका कोई रोल नहीं था फ्रांस में। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है वो सेनापति के रूप में काम कर रहा था और धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश किया था। फ्रांस की क्रांति के समय में सेनापति के रूप में काम कर रहा था। ठीक है, और इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान सेनापतियों में से एक माना जाता है, एक गिना जाता है। ठीक है, और ये फ्रांस के राजनीति में प्रवेश किया और महान सेनापति के रूप में उभरा और धीरे धीरे शासक भी बना। ठीक है, अब देखिए 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किया। कब किया राजनीति में प्रवेश? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुआ, लुईस 16वां को गद्दी से उखाड़ फेंका गया, उसके बाद ये राजनीति में प्रवेश किया। ठीक है, और 18 मई 1804 ईस्वी को वह सम्राट बन गया। राजनीति में 1789 में प्रवेश किया फ्रांस की राजनीति में, और 18 मई 1804 को क्या बन गया? वो सम्राट बन गया और अपना एक अलग कानून बनाया जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक था आप लोगों के आज के बारे में कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में के बाद ये शासक बना 18 मई 1804 को। ठीक है, और शासक बनने के बाद जो है वो अपना अलग एक कानून लेकर आया फ्रांस में, जिसको बोला जाता है नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता से ही फ्रांस में शासन चला। किसका शासन चला? नेपोलियन दी बोनापार्टे का। ठीक है, अब आगे समझते हैं हम लोग नेपोलियन संहिता के बारे में। नेपोलियन संहिता, दरअसल बात ऐसा है कि नेपोलियन ने जब फ्रांस में गद्दी संभाला तो उसको किस तरीके से चलाया फ्रांस को, इसने एक कानून लाया। ठीक है, नेपोलियन संहिता कहा जाता है। इनका एक कानून का किताब है, नेपोलियन संहिता कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नेपोलियन संहिता कहा जाता है। इसका एक कानून का किताब है। ठीक है, जैसे भारत में संविधान है ना, संविधान का कानून का किताब है, ऐसे इसका क्या है? कानून का किताब है।
कानून का किताब, ठीक है, कानून का किताब। इसी किताब को कहा जाता है नेपोलियन संहिता। बहुत मोटी पुस्तक है, इसी से पूरे फ्रांस को ये चलाया। इस किताब में बहुत सारी बातें थी, किस तरीके से शासन चलाया जाता है, किस तरीके से शासन पर किस तरीके से राजनीतिक आधार पर शासन किया जाता है, इसके बारे में, इसी नेपोलियन संहिता के बारे में, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, नेपोलियन संहिता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर कानून के समक्ष समानता का नियम लागू किया गया। ठीक है, पहले क्या था, लुई 16वां जब था तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार चलता था। कैसे, यानी कि जो राजा है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस तरीके से था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तो कोई राजा प्रजा नहीं, सभी के लिए बराबर कानून। ठीक है, जो राजा बनने का क्वालिटी रखता है वही राजा बनेगा। ये सारा चीज हुआ। यातायात और संचार के साधन को सुगम और सस्ता कर दिया गया। ठीक है, लुई 16वां जो था वो पूरी तरीके से आर्थिक स्थिति को चरमरा दिया था। यातायात पर भी टैक्स लेता था, संचार के साधन का स्थिति भी बहुत ही ज्यादा खराब था। इन सभी चीजों को सुधार किया किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन संहिता के तहत। ठीक है, और प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाना, सामंती प्रथा की समाप्ति। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाना मतलब ये हुआ कि सीरियल वाइज शासन होगा, मतलब सबसे ऊपर अगर राजा है या प्रधानमंत्री है तो उससे नीचे छोटे जगह के लिए अलग तरीके का शासन होगा, अलग कैंडिडेट रहेगा, अलग व्यक्ति रहेगा, उस एरिया को देखा, एक ही व्यक्ति पूरे एरिया को नहीं संभालेगा। इस तरीके से क्या किया गया, प्रशासनिक विभाजन किया गया। ठीक है, और सामंती प्रथा की समाप्ति किया गया। आप लोगों को मैंने बताया भी था कि सामंती व्यवस्था की समाप्ति किया गया था। यानी लुई 16वां क्या करता था, वो एक आदमी को फिट कर दिया था, किसान से वो टैक्स लेता था, कर वसूलता था, और वो ये डिसाइड करता था कि आखिर किसान को कितना पार्ट मिलेगा, अन्न जो उपजा जमीन से जो अन्न निकला, आखिर वो राजा को कितना मिलेगा, किसान को कौन कितना मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये सामंत डिसाइड करता था। ये सब प्रथा को समाप्त किया गया। ठीक है, किसानों को भू राजस्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति मिली। यानी कि भू राजस्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति मिला, यानी कि कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और कोई जागीरदारी नहीं, कोई जागीरदार नहीं, जो है किसान अपना खेती करेगा और वही उसका मालिक होगा। ये सारी चीजें थी। अब सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया गया। नेपोलियन संहिता के तहत क्या किया गया, नेपोलियन ने क्या सुधार किया, सभी नागरिकों के लिए कानून बनाया गया। सभी नागरिक कानून की नजर में बराबर है, इक्वल है। ठीक है, मानक माप तौल तथा नई मुद्रा चलाई गई, यानी कि माप तौल की पद्धति में भी सुधार किया गया। हर जगह जो भी मानक माप तौल होगा बराबर होगा। यानी कि फ्रांस के एक पार्ट में यदि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हो रहा है तो हर जगह 1000 ग्राम ही होगा। ये नहीं कि 1 किलोग्राम बराबर कहीं 700 ग्राम हो रहा है, कहीं 1000 ग्राम हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मानक माप तौल में सुधार किया गया और नई मुद्रा को भी चलाया गया। ठीक है, आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया। ठीक है, आर्थिक असमानता को भी दूर करने का प्रयास किया गया। यानी यदि कोई वर्ग बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो ऐसा नहीं, यानी अमीर है उसके बाद गरीब है तो मीडियम क्लास भी है, सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अमीर भी है बहुत ज्यादा गरीब भी, ये सब भी नहीं। यानी कि आर्थिक असमानता को भी क्या किया गया, दूर किया गया। ये सब किसके तहत पॉसिबल हुआ, नेपोलियन संहिता के तहत। ये कब आया था, 1804 में आया था और ये नेपोलियन ने लाया था। ठीक है, इसी को कहा जाता है नेपोलियन संहिता। यानी कि समझिए, नेपोलियन ने फ्रांस में सुधार करने के लिए जो नियम कानून बनाया, जिस तरीके से लाया, उसी को कहा जाता है नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता। समझ गए होंगे क्या है नेपोलियन संहिता। अब हम लोग समझते हैं रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना। एक चीज समझिए इसको जानने से पहले, रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना, यहां तक नेपोलियन पूरी तरीके से सुधार कर रहा है और फ्रांस काफी विकास की ओर बढ़ रहा है। अभी तक फ्रांस काफी विकास की ओर बढ़ रहा है, कोई उसके टक्कर में नहीं है, फ्रांस पूरी तरीके से विकास कर रहा है। एक चीज समझिएगा, फ्रांस, ये मान के चलिए फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस है, फ्रांस, ठीक है, ये फ्रांस है, पूरी तरीके से विकास कर रहा है। कैसे विकास कर रहा है, तो इसको लीड कौन कर रहा है, नेपोलियन लीड कर रहा है कि नहीं, नेपोलियन इसको लीड कर रहा है, तो पूरी तरीके से विकास करेगा, है कि नहीं। ये चारों, फ्रांस के चारों ओर जितने भी क्षेत्र थे सभी को जीत रहा था, धीरे धीरे अपने कब्जा में करना चाहता था। ठीक है, अब ये नेपोलियन सोच रहा था जब हम फ्रांस को इतना आगे ले जा सकते हैं तो इधर अगल बगल का जो भी क्षेत्र उसको भी तो आगे ले जा सकते हैं, क्यों नहीं ले जाएंगे। तो फ्रांस ये धीरे धीरे अगल बगल का क्षेत्र को भी जीतना शुरू कर दिया। ठीक है, जितना चाहता था और जीत भी गया कुछ क्षेत्र को। ठीक है, ये जीतते जीतते पहुंच गया कहां पे, रूस।
रूस पर आक्रमण कर दिया, अब इसको कब्जा करना चाहता था। इसका दिमाग में छप गया था हम पूरे विश्व को कब्जा करेंगे, अपने अंडर में लेंगे और पूरे विश्व में सुधार करेंगे, ये करना चाहता था। ठीक है, लेकिन जब ये रूस पहुंचा, रूस के साथ युद्ध किया तो इसको हार झेलना पड़ा। रूस के साथ काफी युद्ध किया लेकिन इसमें ये नहीं जीत पाया। क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि फ्रांस से अकेले नेपोलियन बोनापार्ट, इसके साथ और भी सारा कंट्री आ गया। कौन सा आ गया? हंगरी आ गया, हंगरी आ गया, ठीक है, ब्रिटेन आ गया, बहुत सारा कंट्री एक साथ इसके साथ आ गया। ठीक है, हंगरी आ गया, ब्रिटेन आ गया, बहुत सारा कंट्री आ गया, तब जाके युद्ध चलने लगा। देखिए, हंगरी आ गया, ठीक है, ब्रिटेन आ गया, इसके साथ ब्रिटेन आ गया, ठीक है, और 3-4 कंट्री इसके साथ आ गया रूस के फेवर में। इधर नेपोलियन बोनापार्ट अकेले है फ्रांस की तरफ से, इधर रूस की तरफ से हंगरी आ गया, ब्रिटेन आ गया, और भी 2-3 कंट्री आ गया। ठीक है, तो उसके बाद ये नेपोलियन बोनापार्ट अकेला पड़ गया। अब कैसे होगा भाई? तो अकेला पड़ गया तो फिर इसको हार झेलना पड़ा, युद्ध में हार गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट क्या हो गया? हार गया। इसीलिए जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया तब जाके सत्ता फिर किसके हाथ में आ गई? ऑस्ट्रिया के हाथ में आ गई। कैसे ऑस्ट्रिया के हाथ में आ गई? ऑस्ट्रिया को लीड कर रहा था कौन? मेटरनिक। अब समझिएगा वाटरलू के युद्ध के बारे में। वाटरलू के युद्ध, यही वाटरलू का युद्ध हुआ, यहीं पे इसको हार झेलना पड़ा। कैसे हार झेलना पड़ा? जब नेपोलियन बोनापार्ट गया रूस पर आक्रमण करने, तो वो आकर युद्ध हुआ, वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी को, तो जिसमें उसको मतलब रूस से टक्कर हुआ, जिसमें उसे हार झेलना पड़ा। समझिए वाटरलू के युद्ध के बारे में। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध था, इसके जीवन काल का ये अंतिम युद्ध था, क्योंकि इसी युद्ध के बाद तो वो हार गया। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ रूस, ब्रिटेन, पर्सा, ऑस्ट्रिया और हंगरी की सेना थे। एक तरफ नेपोलियन बोनापार्ट बिल्कुल अकेला था और दूसरी तरफ कौन था? रूस था, ब्रिटेन था, पर्सा था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी की सेना थी। इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा उसे एक कैदी के रूप में सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया, जहां 52 वर्ष की आयु में 1822 में उसकी मृत्यु हो गई। यानी वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। देखिए एक बार फिर समझिएगा, फ्रांस का नेतृत्व कर रहा है कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, है ना, नेपोलियन फ्रांस का नेतृत्व कर रहा है नेपोलियन। ये जब आक्रमण किया रूस पर, ठीक है, पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहता था। जब ये रूस पर आक्रमण किया तो रूस के साथ आ गया ब्रिटेन, पर्सा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब मिल गया इसके साथ में। ठीक है, 4-5 कंट्री इसके साथ में मिल गया और इधर नेपोलियन बोनापार्ट अकेला पड़ गया, तो इसको हार तो झेलना ही पड़ेगा, हारेगा ही। तो ऐसा ही हुआ। उसके बाद क्या हुआ? लास्ट में जब हार गया तो इसको आत्मसमर्पण करना पड़ा। ठीक है, उसे एक कैदी के रूप में सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया, जहां 52 वर्ष की आयु में 1822 में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब समझिएगा, जब रूस मतलब नेपोलियन बोनापार्ट को पकड़ लिया, उसे कब्जा कर लिया, तो कहां भेज दिया गया? सेंट हेलेना द्वीप। हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये है यूरोप, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर। यहीं पर इंग्लैंड का एक द्वीप था, सेंट हेलेना द्वीप। यहीं पे एक द्वीप है, इसको कहा जाता है सेंट हेलेना द्वीप। यही द्वीप पे नेपोलियन बोनापार्ट को भेजा गया। ठीक है, यहीं पर उसको बंद कर दिया गया। द्वीप क्या होता है? चारों ओर पानी है। ठीक है, चारों ओर पानी, यही थोड़ा सा भूमि का टुकड़ा है। आप यहीं पे रहना है, आपके आसपास कोई नहीं है। यदि आप यहाँ से भागिएगा तो पानी में डूब मरिएगा। ऐसा स्थिति हो गया था नेपोलियन बोनापार्ट का। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया? सेंट हेलेना द्वीप पे लाके बंद कर दिया गया और यहाँ पर ये 5-6 वर्षों तक संघर्ष किया। एक चीज समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, 1822 में उसका मृत्यु हुआ। अब कब है ये? वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815 को। ठीक है, 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ। ठीक है, वाटरलू के युद्ध में इसको पकड़ा गया नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के युद्ध में 1815 ईस्वी में पकड़ा गया, 1815 में। ठीक है, और ये 1822 तक पकड़ के इसको जब यहाँ इस द्वीप में भेज दिया गया तो 1822 तक रहा। क्या खाया क्या पिया कोई पता नहीं, है कि नहीं। यहाँ बेचारा अकेला आदमी किस तरीके से रहेगा। तो 1822 में यहाँ पे रहा, इसको पकड़ लिया गया। 1822 में 1815 में पकड़ के लाया, 1822 तक रहा। 5-6 वर्षों तक इस द्वीप पे रहा और आखिरकार क्या हो गया? इसका मौत हो गया, मर गया ये। ठीक है, इस तरीके से इतना महान व्यक्तित्व का अंत हुआ कि देखिए कितना क्रूरतापूर्ण तरीके से अंत हुआ। जब नेपोलियन बोनापार्ट मर गया तब जाके फिर सत्ता आ जाता है, फिर तब जाके सत्ता आ जाता है किसके हाथ में? मेटरनिक के हाथ में। कैसे? समझिएगा, रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना।
यहाँ तक नेपोलियन था, बहुत अच्छा विकास हो रहा था, फ्रांस काफी आगे बढ़ रहा था, लेकिन अच्छा चीज किसी को नहीं भाता है। वही नजर पड़ गया इन लोगों का, किसका नजर पड़ गया? मेटरनिक का। तब जाके क्या हुआ? तो वाटरलू का युद्ध हुआ, जिसमें इसको पकड़ लिया गया और नेपोलियन बोनापार्ट मर गया। अब समझिएगा, यहां तक तो हो गया वाटरलू का युद्ध। अब देखिए वियना की संधि। वियना की संधि कैसे हुआ? जब नेपोलियन बोनापार्ट को पकड़ लिया गया, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट को जब पकड़ लिया गया, तब जाके वियना का संधि हुआ। वियना कहां पे है? वियना कहां पे? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ठीक है। और इस संधि का अध्यक्षता कौन किया? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। अरे भाई, जब वियना में ये संधि हो रहा है, तो वियना का जो चांसलर है, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर है, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, वही ना इसका अध्यक्षता करेगा। तो यही लीड किया वियना के संधि में और बहुत सारा कड़ा फैसला लिया। ऐसा फैसला इसलिए लिया गया ताकि वो तो निरंकुशवादी शासक था, नेपोलियन जो भी सुधार किया सबको तोड़ मड़ोड़ के खत्म कर दिया। यानी कि मेटरनिक ऐसा आदमी था, वो चाहता था विकास हो ही नहीं, बिल्कुल विकास ही नहीं हो, ऐसा चाहता था, ठीक है। अब समझिएगा, ये सब हुआ वाटरलू का युद्ध, वियना की संधि, वियना की संधि। अब देखिए वियना की संधि के बाद किए गए कार्य, जहां तक नेपोलियन था हो गया, अब स्थिति बिगड़ेगा, है कि नहीं। वियना की संधि के बाद किए गए कार्य समझिएगा, नेपोलियन के द्वारा जीता गया क्षेत्र को वापस करने को कहा गया। यानी कि नेपोलियन जो क्षेत्र को जीता सबको वापस करा, बहुत मेहनत करके वो फ्रांस को आगे बढ़ाया, फ्रांस के अगल बगल का क्षेत्र को जीता, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है? वापस करने को कहा गया है, ठीक है। इटली को 300 छोटे छोटे राज्यों में खंडित किया गया। ऐसा ये सब किसके कारण हो रहा है? मेटरनिक के कारण। मेटरनिक का ये सब चाल है। इटली को 300 छोटे छोटे भागों में खंडित किया, यानी कि एकत्र रहेगा तो वो फिर से आवाज उठाएगा, इसीलिए तोड़ दो, है कि नहीं। फूट डालो और शासन करो, वही स्थिति था। यानी कि इटली को 300 छोटे छोटे पार्ट में खंडित कर दिया गया और इटली को पोलैंड का एक भाग मिला। इस प्रकार से प्रतिक्रियावादी शक्ति का विजय हुआ, यानी कि फिर से वही निरंकुशवादी शासन होगा। लुईस 16वां गया तो अब दूसरा शासक आएगा, है कि नहीं। फ्रांस को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। यही फ्रांस जिसको लीड कर रहा था नेपोलियन बोनापार्ट, इसका भी टुकड़ा कर दिया, इसको भी 2 पार्ट में बांट दिया गया और फ्रांस के ऊपर भारी जुर्माना लगाया गया। यानी कि फ्रांस के कारण ही तो सभी देश को ये स्थिति झेलना पड़ा था, है कि नहीं। तो इसलिए इसको भी भारी जुर्माना लगाया गया और बूर्बो राजवंश की स्थापना हुई और लुई 18वां को गद्दी पर बैठा दिया गया। यानी लुईस 16वां यहां तक था, उसके बाद क्या बोलते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट आया। अब क्या हुआ? जब निरंकुशवादी शासन का फिर से विजय हुआ तो एक नया शासन तो चाहिए, नया शासक तो चाहिए। फ्रांस में बूर्बो राजवंश का स्थापना हुआ और इसको लीड कौन किया? लुई 18वां। ये अब कौन बनता है? ये शासक बनता है, कहां का? फ्रांस का, ठीक है। लुई 18वां अब गद्दी पे बैठ गया और वो क्या करेगा? सत्ता को संभालेगा। इस तरीके से वियना संधि में ये सब काम हुआ और ये सब किसके कारण हो रहा है? ये जो व्यक्ति है, कौन? ये जो व्यक्ति है मेटरनिक, इसी के कारण हो रहा है। ये व्यक्ति मेटरनिक, तभी से हम बोल रहे हैं आप लोगों को मेटरनिक मेटरनिक मेटरनिक। ये मेटरनिक कौन था, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। हमने आप लोगों को तो ऐसे बता ही दिया था कि लुईस 16वां की जो पत्नी थी मेरी अंत्योनेट, उन्हीं का तो पिता था ये, कौन? मेटरनिक, यानी लुईस 16वां का ससुर। इसी के बाद पर तो लुईस 16वां चलता था, है कि नहीं। अब क्या है? मेटरनिक के बारे में समझना, हमने जो बताया। मेटरनिक कौन है? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था, है ना। घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। यानी लुईस 16वां तो एक निरंकुशवादी शासक था ही, उसी को बोलते हैं घोर प्रतिक्रियावादी राजा। तो लुईस 16वां जैसा था वैसे ये भी था, मेटरनिक था। मेटरनिक से ही तो सीखा था लुईस 16वां। इसका कहना था कि किसी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। यानी कि कौन कहता था? ये मेटरनिक कहता था, किसी राज्य में शासन करो, अपने हिसाब से राज का चलाओ, लेकिन जनता की भलाई मत करो, ठीक है। ऐसा था मेटरनिक। अब हम लोग समझते हैं मेटरनिक काल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मेटरनिक काल 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी के समय को ही मेटरनिक काल कहा जाता है। यानी कि वियना संधि हुआ, जहां तक नेपोलियन बोनापार्ट रहा, उसके बाद से लेकर के 1848 ईस्वी तक के समय को क्या कहा जाता है? मेटरनिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटरनिक काल। यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था, हमने बताया ही, और जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका मूल मंत्र परिवर्तन में बाधा पहुंचाना था, है कि नहीं। इसका मूल मंत्र क्या था? परिवर्तन में बाधा पहुंचाना। यानी कि अगर कोई परिवर्तन कर रहा है तो उसको भी रोको, ब्रेक करो, ठीक है। परिवर्तन होने ही मत दो। एक चीज समझाना था, हमने बताया नहीं आप लोगों को, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। नेपोलियन के बारे में जो हम बता रहे थे, ठीक है, नेपोलियन को
1815 में बंदी बनाया गया था, पकड़ लिया गया था वाटरलू के युद्ध में, और 1822 में इसका मृत्यु हो गया था 1822 में इसका मृत्यु। जब इसका मृत्यु हुआ, एक चीज समझिएगा, 1822 में नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु हुआ, यानी इतिहास से एक महान व्यक्तित्व का अंत हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी वर्ष 1822 में ही, 1822 ईस्वी में ही एक व्यक्ति आया, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म हुआ, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। 1822 ईस्वी में ही ग्रेगर जॉन मेंडल यानी आनुवांशिकी का खोज किया था, मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। और एक और व्यक्ति है ग्रेगर जॉन मेंडल और चार्ल्स बैबेज, ठीक है, चार्ल्स बैबेज। ये दो व्यक्ति आया फिर से, यानी कि 1822 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट मरा, और इसी वर्ष विश्व का भाग्य है कि ग्रेगर जॉन मेंडल का भी जन्म हुआ और चार्ल्स बैबेज का भी जन्म हुआ। इन्होंने आनुवांशिकी का खोज किया और चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर के आविष्कारक, यानी कि दुनिया ने एक आदमी को खोया और दो ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया। यही बताना था आप लोगों को, समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे थे, कहाँ पे थे? वियना की संधि, मतलब ये पढ़ लिए थे हम लोग को, मेटरनिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, मेटरनिक कौन था, और मेटरनिक के बारे में भी समझ। ये जो वियना की संधि को जो लीड किया था, कौन किया था लीड? यही तो मेटरनिक ही तो किया था। और ये कौन व्यक्ति, इसको भी जान जाइए, ये लुई 18वां, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट के जाने के बाद जो गद्दी पर बैठेगा ये व्यक्ति लुई 18वां, इसके बारे में अब शासनकाल इसका शुरू होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए मेटरनिक के बारे में। अब समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, कहाँ गया मेटरनिक जी, मेटरनिक, हाँ, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, और ये परिवर्तन में बाधा पहुंचाता था। कैसे बाधा पहुंचाता था इसको थोड़ा समझिएगा, देखिए, यानी कि इस मेटरनिक का कहना था यूरोप में कोई बदलाव नहीं हो, यानी कि यूरोप में क्या हो, कोई बदलाव नहीं हो, जैसा है जनता मरे कहीं जाए, कोई लेना देना नहीं, यानी कोई बदलाव नहीं हो, सभी जगह पुरानी व्यवस्था को ही लागू किया जाए, यानी कि सभी जगह क्या किया जाए, पुरानी व्यवस्था को ही लागू किया जाए। फिर वही निरंकुशवादी शासक, वही राजा का शासन, अपने हिसाब से शासन काज चलेगा। ये हो गया, शासन करो लेकिन किसी तरह का बदलाव या विकास ना होने दो, ठीक है। शासन तो करो, शासन करना है लेकिन कोई बदलाव नहीं होने देना है, ठीक है। और फिर प्रेस पर भी पाबंदी लगा दिया गया, प्रेस पर पाबंदी लगा दी, यानी कोई खबर छपेगा ही नहीं जो जनता को पता चलेगा, ऐसा कर दिया था। ये सब कौन कर रहा है? मेटरनिक, ठीक है। नुक्कड़ नाटक, भाषण, सामाजिक सभा पर भी पाबंदी लगा दिया गया, यानी नुक्कड़ नाटक नहीं होगा, भाषण नहीं होगा। जब नेपोलियन बोनापार्ट था, नुक्कड़ नाटक करवाता था, भाषण करवाता, सामाजिक सभा करवाता था, ताकि लोगों में जागृति आए, जागरूकता फैले, ठीक है, अपने बारे में सोचे। और स्कूल और कॉलेज में जासूस लगा दिया गया, जासूस फिट कर दिया गया, यानी बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, कहीं देश राजा के विरुद्ध तो भड़काया तो नहीं जा रहा है, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया, नहीं जाने लगा। और क्या कर लिया गया, वहां पे जासूस लगा दिया गया। इस तरीके से अब फिर से क्या हो गया, पूरे यूरोप में निरंकुशवादी शासन का परचम लहर गया। अभी तक हमने जो बताया एक बार समझिएगा, फिर से समझिएगा क्या बात था। यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना, हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। इसकी शुरुआत होती है कहां से? लुई 16वां से। लुई 16वां जो है एक शासक है, लुई 16वां, ये फ्रांस का शासक है, निरंकुशवादी शासक है। इसके शासनकाल में पूरी जनता आहत थी, तब जाके 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुआ और इसको पकड़ लिया गया और इसको क्या किया गया, लुई 16वां को गिलोटीन में दे के मृत्यु दंड का सजा दे दिया गया। ये 1789 का क्रांति था। उसके बाद 1789 की क्रांति के बाद हमने पढ़ा अब आज के क्लास में किसके बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, है ना कि नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, है ना। नेपोलियन के बारे में आज की क्लास में हमने जाना कि कैसे फ्रांस का जो है नक्शे को चेंज कर दिया, किस तरीके से सुधार लाया और पूरे यूरोप में एक बेहतरीन बदलाव आया, ठीक है। लेकिन अच्छा आदमी को कोई नहीं देखना चाहता, वही स्थिति हो गया नेपोलियन के साथ। जब ये नेपोलियन इस तरीके से बदलाव कर रहा था, तभी एक आदमी आया का नजर पड़ा उस पर, मेटरनिक, और मेटरनिक ने इसको और भी देशों के सहायता इसको पकड़ लिया, बंदी बना लिया, और 1822 में इसको क्या कर दिया, सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया इंग्लैंड ने, और इसको क्या हो गया, मृत्यु हो गया। इस तरीके से एक महान व्यक्तित्व का
अंत हुआ। ये था आज के क्लास में, हमने आप लोगों को बताया कि लुई 16वां, फिर 1789 की क्रांति और क्या नेपोलियन बोनापार्ट, इन सभी चीजों के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, और एक और व्यक्ति मेटरनिक, इसके बारे में भी हमने आप लोगों को बता दिया। ठीक है ना, लुई 16वां, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट और मेटरनिक, इन सभी चीजों के बारे में बता दिया हमने आप लोगों को। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे चार्ल्स दशम के बारे में, और किस तरीके से इटली का एकीकरण हुआ इसके बारे में भी जानेंगे। जब 300 पार्ट में तोड़ दिया वो एक होगा, किस तरीके से होगा अभी तक। फिर समझिए ये क्या है, गुंडा है कि नहीं, राजा था लुई 16वां लेकिन गुंडा था आदमी की नजर में। ये गया तो एक इसके बाद फिर एक हीरो आया नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ पे एक और आदमी होता है, बीच में शासन चलता है लुई 17वां का, लुई 17वां, ठीक है, लुई 17वां। इसका चर्चा आप लोगों के बुक में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे भी नहीं। हमने आप लोगों को बताने के लिए किया कि बीच में जो कुछ दिन के लिए गद्दी खाली रहा था लुई 17वां का, वो आया, लेकिन इसके बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है। ठीक है, लुई 16वां एक गुंडा आदमी, ये गया, निरंकुशवादी शासक ये गया। अब नेपोलियन बोनापार्ट आया, ठीक है, ये हीरो आया। फिर जाके मेटरनिक के कारण क्या हुआ, फिर जाके कौन आ जाएगा, लुई 18वां का शासनकाल शुरू हो जाता है, लुई 18वां का। ठीक है, फिर से वही निरंकुशवादी शासक, इस तरीके से अभी तक आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, मेटरनिक तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। यदि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।